तो सबसे पहले मेन पोर्शन पे आ जाते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रेजिंग ऑब्जेक्शन एंड परसुइंग ऑब्जेक्शंस। तो इस पोर्शन को हम लोग देख लें, उसके बाद जनरल क्वेरीज लेंगे इसमें। रेजिंग एंड परसुएंस ऑफ ऑब्जेक्शन। इसमें बेसिकली जो है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेथड कहा गया है कि कैसे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, क्या चेक करेंगे। एक ब्रॉड गाइडलाइन दी हुई है आपके ऑडिट मैनुअल में। तो उस ब्रॉड गाइडलाइन के हिसाब से हमें पूरा का पूरा स्टडी करना है। इसमें इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दिए हुए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करने हैं, किस तरह के पॉइंट्स को पकड़ना है और पर्पज क्या होना चाहिए ऑब्जेक्शन रेज करने का, वो दिया हुआ है। एंड फाइनली ऑब्जेक्शंस कैसे सेटल करेंगे, वो दिया हुआ है। ये समझेंगे कि ये ऑब्जेक्शन रेज करने वाली जो बात है, ये इंटरनल ऑडिटर्स के लिए है। दिस इज नॉट फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, बाहर के ऑडिटर्स के लिए नहीं है। बिकॉज ये ऑब्जेक्शंस जो रेज करेंगे हमारे इंटरनल ऑडिटर्स यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर और उनकी टीम रेज करेगी। Effectiveness of audit depends upon detection of irregularity or impropriety and its reporting to appropriate authority for rectification and future attention. अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पर्पज यहाँ रेजिंग ऑब्जेक्शन का क्लियर किया हुआ है। इसका पर्पज है टू रेज ऑब्जेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्शन ऑफ इरेगुलरिटी एंड इम्प्रोप्राइटरी। जहां कहीं भी इरेगुलरिटी नोटिस की जाए और ये नोटिस किया जाए कि पब्लिक प्रोप्राइटरी नहीं फॉलो हो रही है एक्सपेंडिचर को करने में। पब्लिक प्रोप्राइटरी का डेफिनेशन इसी ऑडिट मैनुअल में मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर पब्लिक प्रोप्राइटरी नहीं फॉलो हो रही है तो ऑब्जेक्शंस रेज किए जाएंगे। एंड रेज कैसे किए जाएंगे? इट विल बी रिपोर्टेड टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नेचुरली द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल बी द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और पर्पज उसका क्या होगा कि इस तरह की इरेगुलरिटी को या तो सही कर दिया जाए या फ्यूचर के लिए इसके लिए एक सेफगार्ड डेवलप हो सके। सो इसके दोनों पर्पज हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर रेज किया हुआ ऑब्जेक्शन सही किया जा सके। बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मेनी टाइम्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो यहां पे एक फ्यूचर के लिए लर्निंग लेते हैं एंड इन फ्यूचर वी रेटिफाई द थिंग। For this purpose, the auditor should possess certain qualities. So, one question develops here: what should be the quality of an auditor? Then, इसका आंसर होगा, पहला है deep understanding of the total procedure or total document he is examining. Instinct of assessing, instinct of noticing, understanding the things. First, सब्जेक्ट मैटर पे उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, फाइल को देख करके एसेस करने की जानकारी होनी चाहिए उसको। थर्ड है, ही शुड बी कैपेबल ऑफ मेकिंग बैलेंस्ड जजमेंट। बायस्ड जजमेंट नहीं, एक बैलेंस्ड जजमेंट वो ले सके राइट और रॉन्ग के बीच में। फोर्थ, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, एक लॉजिकली वो सोच सके। There should be logical in thinking. His independence is important. He should not be influenced by anybody. And his own prestige means prestige of audit. Audit की एक अपनी sanctity होती है। Audit की एक अपनी prestige होती है। वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कहीं बायस्ड नहीं होता है और अपने इमेज को बचाने के लिए वो काम करता है। So these should be the qualities. Total 5-6 qualities are there, and I will recommend कि ये qualities आपको कम से कम याद होनी चाहिए। While auditing, focus किस चीज पे होता है ऑडिट का, वो देखें। Everything audit does not examine and everything audit does not take at objection. So वो कैसे जज करता है? Important and substantial irregularities. हर छोटी irregularity को नहीं पकड़ लेता है। जो सब्सटेंशियल हो,
एंड इम्पॉर्टेंट हो। अब कहेंगे सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट का क्या मतलब? सब्सटेंशियल मीन द लॉस or the error should be substantial, important in the sense it must be damaging to the organization. डैमेजिंग वन टाइम भी हो सकता है, रिपीटेड डैमेजिंग भी हो सकता है। सो दोनों केसेस में वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, उस इशू को करेगा। एंड पर्पज इसका होता है फॉर सिक्योरिंग रेटिफिकेशन एंड फॉर फ्यूचर लर्निंग। जो सेम थिंग पहले कही गई है, सेम थिंग इज रिपीटेड हियर। इसमें while raising objection, audit looks into cumulative effect of numerous PT errors or irregularities। ये समझने का मतलब है बहुत सारी यदि छोटी छोटी गलतियां सेम नेचर की हुई हो, छोटी गलतियां हैं, लेकिन उनका कॉमुलेटिव इफेक्ट क्या है? ये सेम मिस्टेक हो सकती है और सीरीज ऑफ मिस्टेक हो सकता है, ये समझेंगे। सीरीज ऑफ मिस्टेक हो सकता है। सेम एंड सीरीज ऑफ मिस्टेक का क्या मतलब है? एक ही मिस्टेक बार बार हो रहा है, दैट इज द सेम मिस्टेक। सीरीज ऑफ मिस्टेक का मतलब है कि वन मिस्टेक हियर, वन मिस्टेक हियर, वन मिस्टेक हियर, एंड दिस टोटल इज डैमेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों तरह का हो सकता है मिस्टेक, जो कि इंडिकेट कर रहा है सम काइंड ऑफ केयरलेसनेस और इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ समबडी इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सो कहने का मतलब है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट एंड सब्सटेंशियल इरेगुलरिटी को डिटेक्ट करता है ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज करते समय, एंड फॉर द पर्पज ऑफ securing ratification and for future making rules and future avoidance of the same. Such mistakes may be numerous petty mistakes of the same nature or in a series, जो कि किसी केयरलेसनेस और इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करता है और जिसका इफेक्ट मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट पे आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिट के इंडिपेंडेंस का मैटर है। बेसिकली ऑडिट के इंडिपेंडेंस का मैटर है। ये कहता है कि कौन सा ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा और कौन सा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जाएगा, ये ऑडिट खुद डिसाइड करेगा। कौन सा ऑब्जेक्शन वो ड्रॉप करेगा, कौन सा ऑब्जेक्शन वो कंसीडर करेगा, कब ड्रॉप करेगा, किस एक्शन के बाद ड्रॉप करेगा, ये ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा, उसको कोई इंडिकेट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि ये ऑडिट के इंडिपेंडेंसी को इंडिकेट करता है। ठीक है। अगर कोई रिकवरी करनी है, कोई या वो लॉस अनरिकवरेबल है, इन सब पे एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑडिटर का होता है, जिसको कि कोई आदमी जस्ट पॉइंट रख सकता है, उस पर फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको इसी को मानना है। कहने का मतलब है कि अगर ऑडिट ने कहा कि इस लॉस को रिकवर किया जाए, तो आप कहेंगे ये लॉस रिकवर नहीं हो सकता है। नाउ इट इज ऑन ऑडिट टू डिसाइड लॉस सही में रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यदि इस तरह का कोई भी पॉइंट ऑडिट पॉइंट आउट कर देता है, तो उस पर सही में रिकवरी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। कहने का मतलब इस यहाँ पे ये है कि ऑडिट को कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने से कोई नहीं रोक सकता है, उसको ड्रॉप ही कर दो ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन उस पर एक्शन होगा कि नहीं होगा वो ऑडिट को नहीं देखना है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देखना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह सकती है कि इस पे एक्शन पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस ऑडिट विल पास हिज ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट हायर ऑडिट अथॉरिटी। आगे इसके प्रोविजंस है। जितने ऑब्जेक्शंस ऑडिट रेज करता है, ये कोई हवा में नहीं रेज करता है। इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी मॉडरेटली वर्डेड एंड डिस्पैशनेट। ये समझने वाली बात है। पहला एक्यूरेट होगा, फेयर होगा,
बायस्ड नहीं होगा, फेयर का मतलब बायस्ड नहीं होगा, किसी प्रिजुडाइस को कंसीडर करता हुआ नहीं होगा कि ऐसा तो होता ही है। उस केस को इंडिविजुअलिटी में देखना है। जिस लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा वो लैंग्वेज, कहते हैं ना ऑडिट का लैंग्वेज बड़ा हार्श होता है, हार्श नहीं होता। ऑडिट का लैंग्वेज हमेशा पोलाइट एंड स्वीट होता है और किसी इमोशन से भरा हुआ नहीं होता है। ऑडिट कम से कम एडजेक्टिव का यूज करता है, दिस इज वेरी सीरियस, ऐसा नहीं, उसका सीरियस कह देना भी वेरी सीरियस है। सो वो किसी पैशन को लेकर के नहीं, किसी फीलिंग को लेकर के नहीं, बहुत कॉमन वर्ड में कोई हार्ड वर्ड नहीं और कोई अभद्रता नहीं होती है। इनआइडियो का मतलब है कि कोई अभद्रता नहीं, बहुत पोलाइट लैंग्वेज में उन चीजों को एक्सप्रेस करता है। यदि किसी भी तरह से लगे कि ऑडिट की फाइंडिंग गलत हो सकती है तो ऑडिट उसको नहीं रेज करता है। कहने का मतलब है कि जस्ट सस्पिशन पे ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है। ऑडिट रेजेज ऑब्जेक्शन ओनली व्हेन इट इज श्योर दैट सब्सटेंशियल मैटर इज देयर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन। अदरवाइज ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है। द लैंग्वेज शुड बी इम्पर्सनल, किसी खास पर्सन को इंडिकेट करता हुआ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड बी इट शुड बी कर्टियस। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस में भी हम लोग ऐसे ही लैंग्वेज यूज करते हैं। यदि कोई सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, नोटिस में आए, ऑडिट इन्फॉर्म दिस टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी। ऑब्जेक्शन रेज करने के साथ साथ उसकी कॉपी हायर अथॉरिटी को भी भेज देगा, फाइल पे या जहां भी रेज कर रहा हो उसको इन्फॉर्म करेगा। अच्छा, रिप्लाई जो होता है ऑडिट ऑब्जर्वेशंस का, दिस रिप्लाई शुड टाइमली बी हैंडेड ओवर टू द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर सो एज उसको ड्रॉप करने के लिए या उसके उसके ऊपर फर्दर ऑडिट एक्शंस के लिए, ऑडिट एक्शन हो सकता है कि आगे कम्युनिकेशन और जो भी हो उसके लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर एक्शन ले सके। परसुएंस एंड क्लियरेंस ऑफ ऑडिट, ठीक है, वो रेजिंग था, ये क्लियर परसुएंस एंड क्लियरेंस है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिमूविंग ऑडिट ऑब्जर्वेशन लाइज विथ डीडीओ, हेड ऑफ द ऑफिस एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। ठीक है, ये तीनों समझ लें, डीडीओ एंड हेड ऑफ द ऑफिस, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कई बार कर चुका हूं। ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि whoever is the authority who is controlling the fund, who is sanctioning the fund. सो अगर कोई सैंक्शन किसी हायर अथॉरिटी से होना चाहिए और लोअर अथॉरिटी के सैंक्शन के कर दिया गया है तो इट इज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी की अप्रोप्रिएट सैंक्शन उस पर ऑब्टेंड किया जाए, बिकॉज उसका सैंक्शन वहां वैलिड नहीं था। द हेड ऑफ ऑडिट विंग शुड बी वेरी केयरफुल एंड ही शुड कीप कांस्टेंट वॉच ओवर द ऑब्जर्वेशन, और उसका अपडेट जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटीज को, हायर अथॉरिटीज को बताता रहेगा। ठीक है, कोई सीरियस केस है, इंडिविजुअल किसी फाइनेंशियल रूल को वायलेट करता हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा। कहने का मतलब है कि ऑडिट के उसके ऑब्जर्वेशन सेटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस पर उसका फर्दर ऑब्जर्वेशन क्या है, द ऑडिट ऑफिसर विल बी इंफॉर्मिंग टू द हायर अथॉरिटीज। कोई इम्प्रॉपर डिसबर्समेंट हो गया है, ठीक है, इम्प्रॉपर डिसबर्समेंट का मतलब है हायर पेमेंट हो गया है, तो उसको वेव करने का या रिकवर करने का, दोनों के बारे में ऑडिट रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके रिकमेंडेशन को मानना नहीं मानना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हाथ की चीज है। कहने का मतलब है कि उसके वो अगर रिकवरी भी कह रहा है या वेव करने को भी कह रहा है तो दोनों पे जो अथॉरिटी जिसको डिसीजन लेना है रिकवरी और वेव करने का, उसका डिसीजन फाइनल होगा। ऑडिट का ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं होता है, इस चीज को हमसे हमेशा समझेंगे। ऑडिट ऑब्जर्वेशन इज ओनली एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिट, इट इज नॉट बाइंडिंग कि हमको ये मानना ही है। उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ओवर रूल करके नेग्लेक्ट कर सकता है, उसको सेट असाइड कर सकता है कि भाई इस पर एक्शन इस रीजन से पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा रीजन ऑन द फाइल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये कुछ है
कि कुछ अगर गलत लिमिट, कुछ अगर लिमिट तक का इरेगुलर एक्सपेंडिचर भी हो जाए तो कुछ पावर्स दिए हुए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस को है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को है, तो ये लोग इस लिमिट तक फॉरगो कर सकते हैं रिकवरी को। ये जो लिमिट है आपको 2500 की है। डायरेक्टर फाइनेंस के लिए, CFNAO के लिए 1000 है, एंड सीनियर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 500 तक की। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट अ पर्सन जिससे इसकी रिकवरी चल रही हो उसका डेथ हो जाता है, तो इमीडिएटली वो ऑब्जेक्शन जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये एक सुओ मोटो क्लियर है, इसके लिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। द मोमेंट जिससे रिकवरी चल रही हो उसका डेथ हो जाए, इमीडिएटली फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर गेटिंग द नोटिस ऑफ दिस कि उसका डेथ हो गया है, उस रिकवरी को स्टॉप कर देगा। उसके बाद फर्दर कोई रिकवरी उससे नहीं होगी और वो पारा जिससे रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिकवरी नहीं, पारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन फ्यूचर करेक्शन के लिए अथॉरिटी को जा सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर लर्निंग, उसके मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि आगे वैसा ना हो, तो वो इंफॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है कि कोई भी इरेगुलरिटी विच इज लाइकली टू अकर, ठीक है, अगर कोई भी अगर कोई भी इरेगुलरिटी लगे कि वो हो सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल ऑडिट ऑफिसर हायर अथॉरिटीज को देगा। इट मस्ट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यदि उससे रिकवरी नहीं हो रही है हायर अथॉरिटीज को तो देगा। सेकेंड थिंग कि अगर किसी पर्सन से रिकवरी नहीं भी हो रही है तो उसे बताएगा कि भाई आपने ये गलत किया है, आपसे रिकवरी तो नहीं हो रही है, आपने ये गलत किया है, फ्यूचर में ऐसा ना हो, एंड दिस इज नॉट कंसीडर्ड अ वार्निंग बट कंसीडर्ड एन एडवाइजरी। इस चीज को गौर कीजिएगा, ये एडवाइजरी के स्टेप में दिया जाता है कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ऐसा हुआ है, इस पर एक पोलाइट व्यू ले रहे होते हैं, आपको एडवाइस की जा रही है कि इन फ्यूचर ये रिपीट ना हो। ठीक है, कुछ और चीजें हैं, सम आइटम आर प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शन। कोई कोई ऑब्जेक्शन, किसी किसी ऑब्जर्वेशन को ऑडिट अपने ऑब्जेक्शन में ले लेता है, इसलिए नहीं कि उसमें से कुछ गलत खर्चा हो गया, लेकिन इसलिए कि जो खर्चा आपने किया है वो रूल में कवर नहीं होता है। दोनों दो चीजें, इरेगुलर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द रूल, दीज आर नॉट द सेम थिंग। सो अगर वो ऐसा लगे कि ये एक्सपेंडिचर रूल में कवर नहीं है, दूसरे रूल से इसको गवर्न होना चाहिए, जहां पे किया गया है यहाँ नहीं, दूसरी जगह से खर्च होना चाहिए था, तो भी वो उसको ऑब्जेक्शन बुक में ले लेता है। ऑब्जेक्शन को मेंटेन करते हैं ऑब्जेक्शन बुक में, ऑब्जेक्शन बुक में रिकॉर्ड कर देता है। अगर वो नोटिस करे कि भाई खर्चा तो हुआ है, होना चाहिए था, लेकिन जो सैंक्शन जिस अथॉरिटी ने किया है वो अप्रोप्रिएट नहीं था, तो फिर से वो ऑब्जेक्शन बुक में ले लेगा। और यदि लगे कि उसका सब वाउचर डॉक्यूमेंट एकदम प्रॉपर नहीं है, तो भी उसको वो ऑब्जेक्शन बुक में ले लेगा। अब ऑब्जेक्शन बुक में लेने का क्या पर्पज होता है? ऑब्जेक्शन बुक में लेकर के वो बोलेगा इसको रेटिफाई करो, इन चीजों को, ये आपने गलत रूल के अंदर किया है, इस रूल को सही करो, जिस रूल में होना चाहिए था वहां से करो। सैंक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट सैंक्शन करो। तीसरी चीज, अगर सब वाउचर्स और सारी चीजें नहीं है तो वो सारी की सारी चीजें आप कलेक्ट करो, और जब कलेक्ट हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्शन बुक से आइटम क्लियर हो जाता है। इसको ओबी आइटम कहते हैं, ऑब्जेक्शन बुक आइटम। ठीक है, और इस तरह के आइटम के लिए द ऑडिट ऑफिसर गिव्स अ नंबर फ्रॉम द ऑब्जेक्शन बुक, जैसे कि इस ऑब्जेक्शन को मैंने सीरियल नंबर 253 पे रिकॉर्ड किया, जब वो हट जाएगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड कि ऑब्जेक्शन नंबर 253 इज क्लियर। ठीक है, इन सच केसेस, किसी किसी केस में 2005 तक का वेविंग का पावर है डायरेक्टर फाइनेंस को। ठीक है, अब ये जो वेविंग का पावर है ये कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ है, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग नेचर का अगर कुछ रिकवरी 2500 की किसी पे बन रही है तो डायरेक्टर फाइनेंस उसको फॉरगो कर सकते हैं। दूसरा है कि द ऑब्जेक्शन इनसफिशियंसी ऑफ सैंक्शन का होना चाहिए। अगर इनसफिशियंसी ऑफ सैंक्शन का है और डायरेक्टर फाइनेंस को ये लगता है कि यदि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाता तो ये सैंक्शन हो ही जाता,
वो कॉन्फिडेंट हो, तो उसको वेव किया जा सकता है विदाउट सैंक्शन लिए हुए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का, ये समझिएगा। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सैंक्शन करा के तो रिकवरी स्टॉप की ही जा सकती है। अगर उसके बगैर भी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सैंक्शन लिए बगैर भी करना हो, then director finance decides on the merit of the case if he is convinced himself कि भाई ये अगर जाता है इस अथॉरिटी के पास तो ये अथॉरिटी इसको सैंक्शन कर ही देते, कोई बहुत बड़ी चीज, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, देन दिस कैन बी वेव्ड। तीसरा है कि सफिशियंसी प्रूफ जो है, पेमेंट का प्रूफ इनसफिशियंट है, लेकिन यदि डायरेक्टर फाइनेंस को लगे कि ये प्रूफ लेना बहुत टीडियस काम है एंड बहुत कॉस्टली काम है, देन ऑल्सो इट कैन बी वेव्ड। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर लगे डायरेक्टर फाइनेंस को कि भाई जो अमाउंट हुआ है उसकी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है, वो रिकवर नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है, देन ऑल्सो दिस कैन बी वेव्ड। कुछ और चीजें हैं, ये एक वंडरफुल, आगे जो पोर्शन है वंडरफुल है। ऑडिट केवल ओवर एक्सपेंडिचर को ही नहीं पॉइंट आउट करता है, अंडर पेमेंट को भी पॉइंट आउट करता है। शॉर्ट पेमेंट या ओवर डिडक्शन, किसी से ज्यादा डिडक्ट हो गया है, रिकवरी किसी से ज्यादा हो गई है, ये दोनों पॉइंट को ऑडिट पॉइंट आउट करता है। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट कंपेल द डीडीओ टू प्रीफर इट। वो शॉर्ट पेमेंट को पॉइंट आउट कर देगा, ओवर डिडक्शन को पॉइंट आउट कर देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा डीडीओ को कि आप पे कीजिए इसको, केवल पॉइंट आउट कर देगा कि इन द व्यू ऑफ द ऑडिट ये पेमेंट इतना इस पर्सन को कम हुआ है, इतना ज्यादा होना चाहिए। अब उसके ऊपर बिल बनाना अपने विजडम से डीडीओ डिसाइड करेगा। सो यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑडिट कंट्रोल करता है, कहता है कि भाई इतना पेमेंट दो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट पेमेंट को भी ऑडिट पॉइंट आउट करता है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैक्सिमम केसेस दिस इज पेड, लेकिन इट कैन नॉट बी फोर्स टू द डीडीओ टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ ऑडिट, वो फिर अपना इंडिपेंडेंट एग्जामिन करता है। ठीक है। दूसरा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट इंडिविजुअल केसेस ऑफ सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज टू डायरेक्टर फाइनेंस ऑन ईच एंड एवरी आइटम बेसिस। मतलब हर छोटा केस बताने की जरूरत नहीं है, जहां उसके इंटरवेंशन की जरूरत हो वहीं पे किया जाएगा और उसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। हाँ, यदि केस फ्रॉड फॉर्जरी वगैरह से है तो डेफिनेटली इसको इन्फॉर्म किया जाएगा, और इफ दिस requires change in procedure, that there should be some change in the procedure, this must be informed to the director finance. So कहने का मतलब है कि हर छोटी चीज को इन्फॉर्म मत कीजिए, फ्रॉड फॉर्जरी बहुत सीरियस चीज हो तो इन्फॉर्म कीजिए, जहां क्लैरिफिकेशन चाहिए वहां क्लैरिफिकेशन लीजिए, एंड वेर एवर you feel that rule or procedure is required to be changed, this must be informed. ये टोटल था, ये टोटल था, छोटा पोर्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए कहता हूं कि ऑडिट ऑब्जेक्शंस कैसे रेज होते हैं, ओबी क्या होता है, क्यों मेंटेन किया जाता है, इसमें छोटे नोट और छोटे क्वेश्चंस आते रहे। अब कोई डाउट हो तो पूछिए। एनीबॉडी? चलिए यहाँ को छोड़िए।